जनाब अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। कल घर जाके किताब देखा आपने? किताब देखी, शर्मिंदगी सी हुई। इतना सा पढ़ना है बस, पढ़ा ही नहीं। तो कल तो हम लोगों ने बस क्रॉसिंग की बातें की और उसके बाद आगे जा ही रहे थे कि आप लोगों के बेतहाशा सैलाब ऑफ सवाल हमें मिले और हम करते चले गए सारी बातें। लेकिन चूंकि टेक्निकल बातें हैं इसलिए मैंने भी हर लाइन पे रोक के अच्छी तरह से कोशिश की। अल्लाह करे शायद अब आज सवाल ना हो वो वाले, लेकिन कल आपने इसलिए पढ़ रहे थे, आज इसलिए करेंगे कि कल साथ साथ सवाल कर रहे थे, समझ तो रहे नहीं थे। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। एक्टिव लिसनिंग जो है ना वो बड़ी जरूरी है। कई दफा मैं टॉपिक करा रहा होता हूँ और वो बीच में आप सवाल करते हैं तो वो टॉपिक भी टूट जाता है और वो सवाल भी आपके अगले दिन भी रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग जो है वो इस बारिश के मौसम में कॉलेज तक आए, आगे क्लास ली, ये एक बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब है आपके अंदर का एक सीरियस इंसान जाग चुका है। लॉ में पास तो थोड़े से बच्चों ने होना होता है, खैर इससे ज्यादा नहीं होना होता है जितना सामने बैठे हुए हैं। तो ठीक है, मतलब इसका मतलब है आप लोगों ने जिंदगी में फैसला कर लिया है कि अब हमें सीरियस रहना होगा। वो पोस्ट रिजल्ट वाले कहाँ गए? इस वक्त कितने पोस्ट रिजल्ट के लोग बैठे हैं सामने? और इस वाली क्लास में तो उन्होंने बताया था, कुछ आपको आइडिया है कि कितने हैं एक्चुअल पोस्ट? हाँ जरा देखिए। और पोस्ट तो सिर्फ फिजिकल है, तो ये भी नहीं हो सकता कि कहीं वो ऑनलाइन क्लास ले रहे होंगे। पोस्ट वालों को तो सिर्फ फिजिकल एडमिशन मिला था। नहीं, ऑनलाइन एक्सेस तो है, लेकिन अभी आगे हमने कॉन्ट्रैक्ट टैग तो करना ही फिजिकल है। 90 वो एडमिन वगैरह माइनस करके बता रहे हैं आप? तो 90 में से 5 लोग कौन? वैसे 90 नहीं, तो उनको निकाल के तो हम 90 की तक पहुंच रहे थे। 2-3 जो एडमिन, मैं भी हूँ उसमें। बस फिर वो बेचारा ग्रुप में कहीं ना कहीं आता होगा। वो मैं तो अपने ग्रुप तक, अपनी जो सिर्फ लेबल किए हैं वहां तक पहुंच पाता हूँ, वरना तो व्हाट्सएप के अंदर तो दुनिया में जो है ना। नहीं जी, मेरे ख्याल में हमारे पास कुछ और लोग भी पोस्ट रिजल्ट वाले हैं। आप तीनों पोस्ट रिजल्ट हैं? तीनों? हाँ, मतलब आप दूसरे हैं, आप भी पोस्ट रिजल्ट हैं। चलें, आप लोगों के आने से थोड़ी गिनती बढ़ गई। 90 के करीब पोस्ट। आप तो फाइनल से है ना, इस वक्त हमारे पास फाइनल के टीचर ऑडिट के जो है ना वो भी आ गए। भाईजान हौसला रखे हैं। ठीक, तो 90 में से ना 4 बच्चे सामने बैठे हुए थे पोस्ट रिजल्ट के। तो मैं आप दीदा होने ही वाला था कि आप लोग 3 आ गए तो अब जो है ना स्ट्रेंथ बढ़ गई है। तो अब 90 में से 7-8 के करीब बच्चे जो है ना सामने मौजूद हैं। ये वाजे रहे कि पोस्ट रिजल्ट फिजिकल ओनली है और आगे कॉन्ट्रैक्ट तक इनका सारा फिजिकल में होना है। और इसीलिए बारिश में आए हैं। बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा था कि मैं आप लोगों की कदर करता हूं जो बारिश में आए हैं। तो हो जाए आज, कट ऑफ लगा देते हैं। अब जो आएगा बच्चा वो एलिजिबल नहीं होगा। अब जो बच्चा आए ना उसको आपने पीछे बिठाना है थोड़ी देर के लिए। खाली है? ओए होए, क्योंकि ऑडिट में हमने चिप्स होगा, इतने बच्चों के चिप्स मिल जाएंगे। चले, ये 2 अभी अनाउंसमेंट से पहले पहले आ गए, इनको भी आने दे आगे। ठीक है, बस अब इसके बाद जो है ना किसी को, मतलब अब जो आएगा वो लेट आया है। हो सकता है कोई लेट इस वजह से आए कि वो बारिश में फंसा हुआ। बारिश तो नहीं हो रही अब, अभी भी हो रही। चलें, एक काम कर लेते हैं, जितने मौजूद हैं 5 एक्स्ट्रा मंगवा लेंगे। तो एक दफा इनको गिन लेते हैं। जी जरियाब भाई या आप में से कोई अगर एक दफा बच्चे काउंट कर ले, इसमें 5 ऐड करके इतने चिप्स मंगवा लेते हैं। ये बच्चे जो बरसती बारिश में आए हैं और क्लास लेना चाहते हैं। हाँ, वो तो एक दफा बारिश में भीग चुके हैं, उनको नीचे भीगने की अच्छी खासी वो हो गई। ऑडिट वाले भी हैं बीच में कुछ। चले कोई नहीं, एक चिप्स इजाफी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स्ट्रा काउंट करके
40 बस ठीक है, उनको आपने कह देना है कि 40 चिप्स क्लास में भिजवा दें। और बस यही है कि उसके बाद फिर अगर कोई बच्चा आएगा तो फिर वो मिस हो जाएगा, उनसे कहिएगा जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि जो ज्यादा लेट बच्चे हैं उनको ये एज ना मिले। ऑनलाइन वाले इनको मैं जरा चिप्स का वो बना के भेजता हूँ। सर एक मैं भी हूँ पोस्ट रिजल्ट का, वो बेचारे जो है ना ऑनलाइन में, तो भाईजान ऑनलाइन एक्सेस मिली है, लेकिन ये कब तक है, कहानी खत्म होने वाली है, एक चैप्टर और होने और हम फिजिकल पे चले जाएंगे। सर जब हम कॉन्ट्रैक्ट टैग करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, आप जिस वक्त हमने कॉन्ट्रैक्ट टैग किया था वो वाली वीडियोस देखेंगे, वो आपके पास मौजूद है। ये तो हम इजाफी कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट टैग फिजिकल में जज्बाती होके। सर मैं घर से निकल रहा हूँ, अब लेट हो गया, अब लेट हो गया सप्तान भाई, आप जो है ना मिस हो गए। चलें मैं जरा आप लोगों को चिप्स की तस्वीर भेज दूं। चिप्स की तस्वीर बनाने के लिए हमें एक बड़ी ब्रैकेट चाहिए, फिर नहीं चिप्स तो त्रिकोण सा होता है ना, ये हमें दो वो चाहिए ऐसे ऐसे। चले ऑनलाइन वाले इनको जूस भी भेज देते हैं, बड़ी ब्रैकेट, दूसरी बड़ी ब्रैकेट और उसके साइड से स्ट्रॉ निकला हुआ, कमाल हो गया। ले जी मैंने चिप्स और जूस आप लोगों की तरफ रवाना किया, आप ऑनलाइन स्टूडेंट है तो आपको ऑनलाइन हमने चीजें भेज दी। ठीक हो गया जी, तो हमने ई पेमेंट कर दी है, वो हमने तो पूरा लॉ पढ़ा हुआ है इसका। ठीक है, तो मुझे खुशी हुई है कि इस बारिश के मौसम में भी आप लोगों ने कम से कम इस चीज को समझा कि ये एक जरूरी चीज है, और वाकई पढ़ाई सबसे जरूरी चीज है। पता टाइम पे पढ़ाई कर लें तो फिर बारिशों को एंजॉय करेंगे। आप कहेंगे सर कौन सा एंजॉय करना है, आप भी क्लास में हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, आपने किड़ा एंजॉय कर लिया पढ़ के, जो हम पढ़ के एंजॉय कर लेंगे। तो हम अपनी तरह की एंजॉयमेंट कर रहे हैं, हमें क्लास पढ़ा के अच्छा लगता है, लेकिन कम से कम ये इख्तियार है ना कि कभी भी एकदम से बाहर निकलें, गाड़ी घुमाते हुए घर पहुंचे, बेगम से कहें पकौड़े, उसके लिए भी पढ़ना पड़ता है। पढ़ेंगे तो घर वाले शादी करेंगे ना, तो अगर इस मौसम में बेगम के हाथ के शरई पकौड़े खाने हैं, ठीक है, तो वो इस मौसम में मतलब दोपहर के वक्त यही एग्जांपल इस वक्त मौजू है कि पकौड़े गर्मा गर्म जो है वो खाए जाएं, तो ऐसे प्यारे मौसम में जो है ना वाकई पकौड़े तो मजा देते हैं। हाँ ये एक मसलो मसाइल है, नहीं ऐसे में चॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्री कंडीशंस जो है ना वो घर वालों को बताना बड़ा जरूरी है। लें जी सर ऑनलाइन रिवीजन सेशन होगा, रिवीजन सेशन सबको मिलेगा, रिवीजन सेशन लाइव रिले हो रहा होगा, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो सिर्फ यहाँ नहीं वो पूरे पाकिस्तान में रिले हो रहा होगा, काफी ज्यादा चांसेस हैं। एक बेसिक कम्युनिकेशन हुई है जिसमें उन्होंने टाइम ले लिया है, अभी देखते हैं फाइनल प्लान क्या आता है, तो शायद फेब के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आई कैप में रिवीजन क्लासेस के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, अभी कंफर्म नहीं है, उन्होंने अभी जस्ट एक्नॉलेजमेंट लिया है, टाइम वगैरह का कंफर्म किया है, तो एक्चुअली डिफरेंट हो सकता है। तो हमारा जो भी होगा हम लोग एंड पे 5 डेज रिवीजन क्लास करेंगे इंशाल्लाह, जो कि ऑनलाइन होगी। तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो फिजिकल होगा, लेकिन रिवीजन क्लास ऑनलाइन होगी, क्योंकि वो प्री रिजल्ट हो पोस्ट रिजल्ट हो उन सबके लिए रिवीजन क्लास होगी। और अगर आईकेप में हुआ फिर तो मसला और हल हो जाता है, फिर तो एक पूरा माहौल बना हुआ होगा, और फिर उसके लिए मैं इधर कैद नहीं होऊंगा, मैं भी फिर सकता हूँ वहां पे, तो फिर वो वहां पे करके कहेंगे तो यहाँ पे भी हम उसका रिले करवा लेंगे। आप घर से बैठ के देखना चाहें तो घर से बैठ के भी देख सकेंगे, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं कहूंगा वो ऑनलाइन होगा तो लोगों ने कहना सर फिजिकल होता तो मजा आता, और जब फिजिकल क्लास रखते हैं तो वो ऑनलाइन बैठ के कहते हैं सर मैं आ रहा हूँ बस चिप्स आपने रोक के रखने हैं। सर हम आई कैप आ जाएंगे, मैं एड्रेस बता दीजिएगा, ठोकर नियाज बेग पे आई कैप का जो मेन सेंटर है। हाँ वहाँ डेली चाय और बिस्किट मिलते हैं। ये 2.5 साल पहले जो है वो मैंने ये बिद्दत शुरू करवाई थी वहां पे, कि अगर टीचर्स पैसे नहीं लेंगे तो क्या आप बच्चों को वो करवाएंगे रिफ्रेशमेंट। पहले वहां पे पैसे होते थे, आई कैप 500 रुपए चार्ज करता था बच्चों से रिवीजन क्लास अटेंड करने का, इसलिए कि टीचर भी चार्ज करते थे। तो फिर मैंने वहां एक टेक्निकल वो शर्त वो की, मैंने कहा अगर टीचर पैसे ना ले तो क्या बच्चों को फ्री मिलेगी क्लास, उन्होंने कहा फ्री छोड़े हम तो उन्हें बिस्किट चाय भी पूछेंगे।
मैंने कहा पक्के रहेंगे, उन्होंने कहा जी पक्के रहेंगे, आप बस 5 दिन देने वाले बने, क्योंकि टीचर्स नॉर्मली 1 दिन देते थे क्लासेस का। उन्होंने कहा आप 5 दिन देने वाले बने, हम बच्चों को यशी कराएंगे। तो अब वो कमिटमेंट ऐसे ही है कि वो 5 दिन की वहां पे क्लास होती है, तो उसकी वजह से बच्चों को जो है वो एक तो क्लासेस भी फ्री मिलती हैं, और ऊपर से जो फिजिकली वहां गए हुए होते हैं, फिजिकल ऑनलाइन नहीं, जो फिजिकल गए हुए होते हैं उनको बिस्किट चाय वो भी मिलती है। लेकिन सुना ये है कि अगर कम हो तो जो तगड़े लोग हैं उनको मिल जाती है, बाकी बेचारे पीछे अपना गिलास पकड़ के ढूंढते ही रह जाते हैं कि चाय किधर है। तो माइट इज राइट। ले जी वापस आते हैं। हम लोगों ने इन चिप्सों की चरचराहट में मेरी आवाज बैठ ना जाए, नहीं नहीं नहीं, इतने दिल इतने जज्बात उनके वो नहीं करने हमने मजरूर। सर मैं वहां टाइम से आके आगे बैठ जाऊंगा, एक भाई ने कहा। ये वही भाई हैं जो आज क्लास में टाइम से नहीं पहुंच सके। भाईजान क्लास के चिप्स आपने मिस कर दिए। ये वही सप्तान भाई जो कि कह रहे थे मैं 15 मिनट में पहुंच सकता हूँ। तो भाई अब चिप्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, अब जो आएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है जी, क्रॉसिंग ऑफ चेक पढ़ा, और मेनली हमने पढ़ा कि 4 तरह की क्रॉसिंग होती है। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ज्यादा तेज हो रही है आवाज। 4 तरह की क्रॉसिंग में हमने कहा कि सिंपल क्रॉसिंग है, जनरल क्रॉसिंग, बस 2 लाइनें लगा दी, एंड कंपनी लिख दिया, इवन लाइनें ना भी लगाई तो भी एंड कंपनी लिख दिया, काम चल जाता है। देन हमने कहा एक स्पेशल क्रॉसिंग होती है। जनरल क्रॉसिंग से क्या होता है, चेक का एक फीचर खत्म हो जाता है। वो फीचर क्या था, ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर खत्म हो जाता है। अब जो ड्रॉई है वो ये पैसे किसी इंसान को नहीं देगा, बैंकर को देगा। ठीक है, जनरल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग से क्या होता है, आप बैंक भी मेंशन कर देते हैं कि वो वाला बैंक लेने आए तो उसको देना, उसके अलावा किसी बैंक के नुमाइंदे को नहीं देना। स्पेशल क्रॉसिंग है। फिर थी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, अकाउंट पेई ओनली। बल्कि आज मेरी जेब में शायद एक चेक भी होगा जिसमें अकाउंट पेई ओनली की स्टैंप लगी हुई है। तो अकाउंट पेई ओनली रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, उसमें पूरा नाम आप लोगों को नजर नहीं आएगा, अगर कैमरे पे दिखाऊं तो यहाँ नजर आ जाएगा। ये किया जा सकता है, यहाँ वाले कैमरे को बड़ा किया जा सकता है, यहाँ पे कोई कीबोर्ड वगैरह होगा, शायद मैं आपको चेक की शक्ल दिखा सकूं। देखते हैं जी हमारा कैमरा कितना रिस्पॉन्स करता है। मुझे यहाँ नजर आ रहा होगा, ये ये नहीं आ रहा ना, एक मिनट। ये पे के आगे लिखा हुआ है सैयद आतिफ हसन आब्दी, नजर आ रहा है? एक मैं ये निशान, ये असल मुझे भी तो पता लग गया, यहाँ देखता हूँ, नजर आ रहा है? नहीं आप सारी चीजें दिखा देंगे, थोड़ा सा वो है छोटा सा, इसीलिए ना मैं इजी होके दिखा रहा हूँ। 45,000 का चेक है, इसमें गरीब में क्या होना है। एक मिनट, ये पे के आगे लिखा हुआ है सैयद आतिफ हसन आब्दी, ऊपर देख रहे हैं स्टैंप लगी हुई है, पेइज अकाउंट ओनली। शुक्र है ये नहीं पड़ा कि किसकी तरफ से। ये उस इदारे से इंतकाम ले रहे हैं जिस इदारे, जो इदारा आपसे फीसें चार्ज करता रहता है। और अभी तो मैंने कहा था फ्री होती है रिवीजन क्लासेस, ये वैसे ही मतलब खर्चा पानी छोटा मोटा। तो इस तरह से ना डबल लाइंस लगी हुई होती हैं। अब वो टेढ़ी लाइंस हो सीधी लाइंस हो अकाउंट पे ही, बस मकसद ये है कि चेक को देख के पता लग जाए कि ये जो ये भाई हैं। अब देखिए मेरा नाम आतिफ आब्दी नहीं लिखा हुआ था, पूरा नाम करके लिखा हुआ था, क्योंकि अब ये अकाउंट पे ही ओनली हो गया ना, और ये नाम में एक भी वर्ड मिस हो गया मेरे एनआईसी या जो बैंक अकाउंट में टाइटल है, तो फिर ये जमा नहीं होना। ये थी रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। लिमिटेड क्रॉसिंग जिसमें रुकी हुई है, जिसमें पाबंदी लगी हुई है कि ये वाली चीज जो है वो कोई और बंदा अपने अकाउंट में नहीं डाल सकता। तो तीसरी वाली क्रॉसिंग क्या थी, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, अकाउंट पे ही ओनली क्रॉसिंग। ये सबसे मशहूर क्रॉसिंग है, ज्यादातर लोग चेक पे ये वाली क्रॉसिंग करते हैं, क्योंकि इससे वो बंदा महफूज हो जाता है जिस बंदे के नाम पे चेक है, कि अगर गुम भी हो जाए तो जब तक दुनिया में कोई ऐसा बंदा ना उसको पकड़ ले चेक को जिसका नाम हूबहू सेम हो, वो अकाउंट में नहीं जा सकता।
चौथी क्रॉसिंग कौन सी थी? नॉन नेगोशिएबल क्रॉसिंग, जिसमें हम नेगोशिएशन यानी कि पीटीआई का फीचर छीन लेते हैं इंस्ट्रूमेंट से और उसको नून बना देते हैं। और नून बनने से अगर एक खराब चीज पीछे से आ रही हो तो वो आगे खराब ही रहती है, सही नहीं हो पाती। लेकिन अगर वो पीटीआई हो यानी कि नेगोशिएबल हो तो पीछे से खराब आ रही हो तो आगे जाके वो खुद ब खुद साफ हो जाती थी। तो ये हम लोगों ने देखा था नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग। फिर हमने देखा था कि क्रॉसिंग पहले से नहीं हुई भी तो आगे फॉरवर्ड करते हुए अगला बंदा सादा चेक पे जनरल क्रॉसिंग कर सकता है, जनरल वाले को स्पेशल कर सकता है, स्पेशल वाला मजीद स्पेशल को मजीद स्पेशल कर सकता है, किसी और का नाम भी लिख सकता है। तो अगेन नॉट निगोशिएबल के अल्फाज लिखे जा सकते हैं जनरल या स्पेशल के साथ। तो एक ही क्रॉसिंग को एक से ज्यादा दफा क्रॉस किया जा सकता है। तो कुछ उन्होंने हमें बातें बताई छोटी छोटी सी। देन एंड पे हम लोगों ने 3 टेक्निकल लाइंस पढ़ी थी जिन्होंने बात आसान की थी लेकिन अल्फाज अजीब से इस्तेमाल किए थे। अगर चेक एक से ज्यादा बैंकर को क्रॉस हुआ है तो बैंक रिफ्यूज कर देगा। अगर चेक पे एक से ज्यादा स्पेशल क्रॉसिंग हुई है तो बैंक मना कर देगा। हाँ, अगर एक से ज्यादा वो वाली स्पेशल क्रॉसिंग हुई है कि जिसका नाम पहले स्पेशल में लिखा था उसी ने अपने एजेंट को, उसी ने दूसरे बैंक को क्रॉस कर दिया, उसका नाम वहां लिख दिया, तो फिर अलाउड है, फिर पेमेंट हो जाएगी। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी, वो बैंक जिसको क्रॉस चेक दिया गया है उसने अगर ड्यू कोर्स में पेमेंट कर दी, हम ड्रॉई की बातें कर रहे हैं, अगर ड्रॉई के हाथ में क्रॉस चेक आया, क्रॉस चेक का मतलब है कैश नहीं देना, उसने बैंक को पैसे दे दिए उस चेक के, जिस बैंक ने उसको प्रेजेंट किया था, अगर उसको पैसे दे दिए और प्रॉपर टाइम में दिए तो अब ऐसे में ऐसा समझा जाएगा जैसे उसने ओरिजिनल ओनर के हवाले कर दिए पैसे, क्योंकि ओरिजिनल ओनर जो था उसने बैंक में जमा कराए थे अपने बैंक में और उसके बैंक ने उसके एजेंट के तौर पे हमसे आगे राब्ता किया था कि जी मुझे पैसे चाहिए। तो उसके बैंकर को पैसे देना इज जस्ट लाइक जैसे कि हमने असल बंदे के हवाले पेमेंट कर दी है। लेकिन अगर हमने आउट ऑफ ड्यू कोर्स किया है, उसका टाइम एक्सपायर होने के बाद किया है या कुछ और इस तरह से किया है और हमने या मैच्योर होने से पहले पहले कर दिया है, मतलब गलत तरीके से अगर हमने पेमेंट कर दी है हमारे बैंक ने, ड्रॉई बैंक ने, तो फिर ड्रॉई बैंक लायबल होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो आसान अल्फाज में अगर बैंक रूल्स को फॉलो करेगा तो लायबल नहीं होगा और अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो बैंक लायबल। यहां तक क्रॉसिंग और बाकी सारी चीजों में फिजिकल ऑनलाइन हजरात के कोई सवाल? जी जी, कोई भी आगे फॉरवर्ड करता हुआ कोई भी लिख सकता है, कोई भी होल्डर आगे फॉरवर्ड करते वक्त एडिशनल क्रॉसिंग ऐड कर सकता है जो कि लॉ ने अलाउ की हुई है। अगर नॉट नेगोशिएबल कर दिया तो इसका मतलब है कि अब ये आगे जहां पे भी ट्रैवल करेगा हर बंदा चेक लेते हुए एक दफा तहकीक करेगा पीछे तक के सारे लोग, वो तो हमेशा लायबल होता है ना, जिसने चेक लिखा होता है पेमेंट नहीं होगी उसने तो हमेशा लायबल होना होता है। उनकी तो जिम्मेदारी, हर वो बंदा जो चेक आगे फॉरवर्ड कर रहा है उसने कोई ना कोई पेमेंट करनी थी ना अगले बंदे को, जिस पेमेंट की जगह उसने चेक दिया है। तो अगर ये चेक कल को कैश नहीं हुआ तो जो अगला बंदा है उसको तो आप पैसे देने के पाबंद होंगे और पिछले बंदे से कहेंगे तुमने मेरे साथ क्या किया, ये चेक तुमने मुझे भेजा था। और अगर चोरी का साबित हो गया तो फिर वो रुल जाएगा बंदा जिसने चोरी शुदा चेक को आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स मासूम होता है, उसको हम कसूरवार नहीं ठहराते, लेकिन अगर चेक पे नॉट निगोशिएबल लिख दिया ना तो एक शरीफ आदमी भी फंस जाएगा। तो इसलिए शरीफ आदमी को चाहिए कि अच्छी तरह से तहकीक करे, अगर चेक के ऊपर लिखा देखे ना नॉट निगोशिएबल तो पहले कंफर्म करे कि पीछे कोई मसला तो नहीं हुआ इसमें। अगर किसी डॉक्टर ने लिखा हो तो अगेन वही बात है कि डॉक्टर भी लिखेगा तो थोड़ा सा कुछ ऐसा लिखेगा जिसको देख के समझ बहरहाल आ जाएगी कि क्या लिखा है, चंद ही तो अल्फाज लिखने होते हैं। तो नॉट नेगोशिएबल कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना समझ आए। जी जी, आउट ऑफ ड्यू कोर्स में ओवर द काउंटर वाली बात भी आ जाएगी। ये भी सुन लें, अगर एक चेक क्रॉस हुआ है और बैंक गलती से उसकी पेमेंट दे दे, पैसे दे दे, रुपए दे दे किसी इंसान को तो उसने गलत किया। तो आसान अल्फाज में ड्रॉई बैंक अगर ध्यान ना रखे इंस्ट्रक्शंस का जो चेक के ऊपर दी हुई है और पेमेंट कर दे तो उसका मतलब उसने सही पेमेंट नहीं की। जी जी, अगर वो नॉट निगोशिएबल होगा तो क्या वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बाकी सारे फीचर होंगे उसमें, वो ट्रांसफर भी हो सकता है, एंडोर्स हो सकता है, डिलीवर हो सकता है, ब्लैंक हो सकता है, फलाना हो सकता है, लेकिन निगोशिएशन का जो कीमती वर्ड है वो छीन लिया गया। तो टेक्निकली लीगली स्पीकिंग वो असल में अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी नहीं कह सकते उसे, लेकिन कहने का मतलब है कि उस पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बाकी कवानीन अप्लाई करेंगे, वर्ड निगोशिएशन और उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो खत्म हो जाएगा।
जी, जो नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जी, नॉट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर बैंक के पास जाता है तो फिर बैंक को भी तहकीक करनी पड़ेगी, ध्यान करना पड़ेगा कि ये कहां से आ रहा है, किन हाथों से होके आ रहा है। तो अगर तो फर्स्ट हैंड बैंक के पास आ रहा है कि लिखने वाले ने लिखा और डिपॉजिट कराने वाला पहुंच गया, फिर तो साफ बात है, एक बंदा है जिस मालिक है जिसने लिखा और एक ये जो सामने बंदा है, जो सामने बंदा है वो किधर पैसे जमा करा रहा होगा, अपने ही अकाउंट में। तो अब अगर कलेक्टिंग बैंक ईमानदारी से और इसको ना पता हो कि क्या गड़बड़ है और चीज को रिसीव करके वैसे प्रोसेस कर दे जैसे लिखा हुआ है, तो इसका भी कसूर नहीं है। अभी तो हम पढ़े ना ड्रॉई के रूल्स, अब आगे जाके देखेंगे कलेक्टिंग बैंक के क्या रूल्स हैं, उसकी भी तकरीबन इसी तरह के रूल्स हैं। जी, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग क्या नेगोशिएबल में कन्वर्ट हो सकती है? अनफॉर्चुनेटली नहीं। वो एक दफा जब उस पर वाली क्रॉसिंग हो गई तो क्रॉसिंग को अनक्रॉस करने की ऑप्शन ओरिजिनल बंदे के पास है। अगर सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट हो, वो क्या चीज होती है? जब एक इंस्ट्रूमेंट घूम के ओरिजिनल बंदे के पास पहुंच जाता है और जब ओरिजिनल बंदा दोबारा से साइन करके उसे चलाता है, उस टाइम पे वो ये काम कर सकता है, ओरिजिनल के अलावा नहीं कर सकता। जी, ये वरना मेटीरियल अल्टरेशन कहलाएगी कि ओरिजिनल बंदे से पूछे बगैर किसी ने ऐसी चेंज कर दी जिससे वो बदल गया। जी, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग में वो ही बंदा अगर किसी और को फॉरवर्ड कर दे तो कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। फिजिकल हजरात के फिजिकल सवाल। जी, जो हिरारकी है वो ऐसे ही है कि मतलब जिस तरतीब से चीजें आ रही हैं उस तरतीब से हैं। इसमें अब आप रिवर्स नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि क्रॉस हुए को आपके मैं अनक्रॉस कर दूं, तो वो आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। खाली वाले को क्रॉस कर दिया, जनरल वाले को स्पेशल कर दिया, स्पेशल वाले को नॉट नेगोशिएबल कर दिया, इस तरह से हो सकता है। जी, फिजिकल हजरात। ऑनलाइन के मेरे पास इस वक्त आए हुए 4 सवाल। सर इधर स्पेशल चेक को वो बैंकर आगे दोबारा स्पेशली क्रॉस कर सकता है? क्या वो बैंकर उसको जनरल या नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग नहीं कर सकता? जी, बैंकर उसको स्पेशल क्रॉसिंग कर सकता है, नंबर 1, जिस बैंकर के नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग हुई हुई है। नंबर 2, अगर वो चाहे तो आगे उसके ऊपर नॉट नेगोशिएबल भी मार्क कर सकता है, क्योंकि इस वक्त बैंकर भी एक होल्डर के तौर पे। सर अगर चेक पर नॉट नेगोशिएबल लिखा और बैंकर गलती से चोरी शुदा चेक को क्लियर कर दे, क्या बैंकर लायबल होगा? देखिए, अगर उस पे नॉट नेगोशिएबल लिखा है तो फिर बैंकर को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। तो जिस भी बंदे के हाथ में आता है, लेकिन कलेक्टिंग बैंकर को अगर ना पता हो और वो मासूम हो, अभी कलेक्टिंग बैंकर की बात आई नहीं है, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि अगर वो मासूम है, अगर चेक पे नाम उसके कस्टमर का लिखा था, उसने उस कस्टमर के नाम पे पैसे लिए और वो पैसे उठा के उसी कस्टमर के ही अकाउंट में डाले हैं, तो फिर उसका कसूर कोई नहीं, क्योंकि उसने प्रोसेस को फॉलो किया। वरना तो बैंक तो बेचारा तहकीक ही करता रह जाएगा कि किसका चेक प्रोसेस करें और किसका ना करें। तो कलेक्टिंग बैंकर को लॉ ने फैसिलिटी दी है कि अगर वो अपना काम सही से कर रहा है तो फिर उसको कोई नहीं पूछेगा। सर यहाँ पर एक क्रॉस चेक को दोबारा क्रॉसिंग करते हुए अकाउंट पेई का जिक्र नहीं आया। जी, अकाउंट पेई का अलग से जिक्र नहीं आया, क्योंकि अकाउंट पेई पता कब है? वो तो शुरू में पहली दफा लिखा गया ना। पेई का नाम तो पहली दफा आता है, बाद में जितने भी होते हैं वो तो एंडोर्सर, एंडोर्सी और ये लोग होते हैं। तो अकाउंट पेई ओनली नॉर्मली सबसे शुरू में किया जाता है, क्योंकि बाद वाले अकाउंट पेई ओनली जो है वो क्यों लिखेंगे? भाई मैंने एक बंदे को चेक दिया, मैंने उसका नाम लिखा, मैं रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कर दूं। अगर मैंने नहीं किया, वो बंदे ने आगे फॉरवर्ड किया, आगे फॉरवर्ड किया, तो आगे वाला क्यों लिखेगा कि सिर्फ ये पेई को मिले? तो ये जो अकाउंट पेई ओनली क्रॉसिंग है, लॉजिकली स्पीकिंग ये सबसे शुरू में होती है, बिल्कुल पहली दफा जब इशू हुआ है उस वक्त हो रही है। सर जी, नॉट नेगोशिएबल को अगर देखा जाए तो ये क्रॉसिंग की टाइप तो नहीं बनती। तकरीबन बात ऐसे ही है, मतलब ये असूलन क्रॉसिंग की टाइप नहीं बनती, लेकिन चूंकि नॉट नेगोशिएबल वाला भी चेक को कैश नहीं करवाया जा सकता, तो इसलिए हम इसको क्रॉसिंग की कैटेगरी के तौर पर जिक्र कर देते हैं। अगर हम देखें सोचें तो ये उस तरह की क्रॉसिंग नहीं है, लेकिन बहरहाल क्रॉसिंग की किस्मों में से एक किस्म ये है कि जिसमें अगर आप ये लिख देंगे तो उसका एक फीचर खत्म हो जाएगा। टेक्निकली एक ऐसी क्रॉसिंग है जिसने उस इंस्ट्रूमेंट को ही नेगोशिएबल से उठा के बाहर फेंक दिया। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, ऐसा है और 1881 से है। तो हम इसके खिलाफ एहतजाज भी करें तो किनको करें? वो बंदे भी मर गए जिन्होंने कानून बनाया होगा। डन हो गया। सर जी, इन टाइप्स में से सिनेरियो बन सकता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएंगे? आज हम जैसे ही इसे खत्म करते हैं मैं आपको इसके जरा पास पेपर दिखाता हूँ, देखें तो सही इसमें से सवाल किस तरह के हैं।
चलें जी, हमने ड्रॉई के रूल्स देख लिए, अब कलेक्टिंग बैंकर के रूल्स देख लें जी। आप तो फिजिकल वाले हैं, आप कहाँ थे जब फिजिकल के सारे सवाल खत्म हो रहे थे? एक आखिरी सवाल हमारे पास है कि भाई चिप्स खाने के बाद अब जो है वो आप तक चिप्स पहुंचे? पहुंच गए जी, बताइए। अच्छा, बैंकर दोबारा स्पेशली क्रॉस क्यों करेगा? जब वो चाहता है कि उसको वो क्लियर ना करवाए, कोई और बैंकर क्लियर करवाए। एक बैंक अगर किसी और बैंक के थ्रू क्लियरिंग करवाना चाहता है तो उसको इजाजत है कि वो दूसरे का नाम क्रॉस कर दे। उस बैंक ने इससे कोई पैसे शैसे लेने देने थे, इसने कहा जी मैं वो चेक आपके थ्रू क्रॉस करवा देता हूँ, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है। अगेन यहाँ वर्ड बैंकर से मुराद इंसान है। पुराने जमाने में क्या होता था, कंपनियां नहीं होती थी जो बैंक चलाती थी, इंसान होते थे। जैसे आज इजी पैसा वाला एक शॉप खोल के बन जाता है, कल को हो सकता है इजी पैसा के बारे में भी रूल आ जाए कि कंपनी होगी तो इजी पैसा का अकाउंट चल सकता है, वरना नहीं। तो पुराने जमाने में इंडिविजुअल्स होते थे, 1881 वाले टाइम पे कुछ बिजनेसेस होते थे जिनको, जो इंसान होता था उसको हम बैंकर कह देते थे। तो अगर एक के पास पैसे नहीं होते थे, वो क्या करता था, दूसरे के नाम पे स्पेशल क्रॉसिंग करके उसके थ्रू पेमेंट करवा देता था। तो कानून थोड़ा सा पुराने हैं और हम बहुत जदीद दौर में पढ़ रहे हैं, इसीलिए किताब वालों ने शर्मिंदा होकर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का कानून भी डाल दिया। तो इसलिए मैंने पहले जदीद बात आपको पढ़ाई, फिर पुरानी बात पढ़ाई कि पुराने जमाने में ये कवानीन हुआ करते थे जी। प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर, ये कलेक्टिंग बैंकर कौन होता है भला? जिसके पास जमा कराया जाता है चेक, यानी कि पेई का बैंक, जिसके हाथ में चेक है उसका बैंक। जो ड्रॉर का बैंक है उसको क्या कहते हैं? ड्रॉई। तो ये इस वक्त पेई का बैंक है, पेईज बैंक। Collecting या receiving banker is one who receives the payment of a cross check on behalf of his customer। अपने कस्टमर के बिहाफ पे जाता है। वो डायग्राम याद आई, इसलिए वो डायग्राम कराई थी। वो डायग्राम हमारे सिलेबस में नहीं थी, लेकिन इसलिए बताई थी कि फिर आपको ये टेक्निकल अल्फाज समझ आ जाएंगे सारे के सारे। तो वो बैंकर जो अपने कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट रिसीव करता है वो है कलेक्टिंग या रिसीविंग बैंक। तो इस लाइन में रूल नहीं बताया, सिर्फ उसको बताया वो होता क्या। दो तीन रूल्स। If collecting banker has collected a check on behalf of a person whose title to the check was defective। कलेक्टिंग बैंक ने किसी ऐसे बंदे से चेक पकड़ लिया जिसके पास चोरी शुदा था, उसका अपना टाइटल सही नहीं था, उसकी ओनरशिप ठीक नहीं थी। किसने रिसीव किया? कलेक्टिंग बैंकर ने। He would be protected, उसको महफूज कर लिया जाएगा, उसको इल्जाम नहीं ठहराया जाएगा। एंड वुड नॉट बी हेल्ड लायबल, और उसको लायबल भी नहीं किया जाएगा, प्रोवाइडेड गिवन दैट, अगर ऐसा हो जाए। कैसा हो जाए? he proves that he acted in good faith and without negligence। कलेक्टिंग बैंक के पास एक चेक आया और उसने इंतहाई ईमानदारी जाफिशानी के साथ उस बंदे के अकाउंट में डलवा दिया, और असल में वो चेक चोरी शुदा था और इसको मासूम को नहीं पता था, तो कलेक्टिंग बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं। ये कॉमन रूल है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर इसने गुड फेथ में विदाउट नेग्लिजेंस अपने कस्टमर से चेक पकड़ा, उस बैंक से पैसे मांगे, उस बैंक ने पैसे भी दे दिए और इसने अपने कस्टमर के अकाउंट में डाल दिए, बाद में अगर पता लग जाए कि ये चोरी शुदा था या गलत था, तो इस बैंक के ऊपर कोई लीगल केस नहीं है कि आप एक बैंक पे केस कर दें तुमने चोरी शुदा चेक को प्रोसेस क्यों किया। वो कहेगा मुझे क्या पता चोरी हुआ है, और कौन सा उसके ऊपर नॉट नेगोशिएबल लिखा था जिसमें मैं बहुत ज्यादा तहकीक करता। तो कॉमन रूल ये है कि कलेक्टिंग बैंकर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दिस प्रोटेक्शन टू रिसीविंग बैंकर इज अवेलेबल इवन if it credit customer account with the amount of check before receiving payment thereof। कस्टमर ने कहा भाई मैंने चेक जमा कराया है, मुझे कल एक पेमेंट करनी है, आप जरा मुझे पैसे देंगे। बैंक ने कहा भाई 3 दिन का प्रोसेस है क्लियरिंग का। कस्टमर ने कहा 3 दिन का क्लियरिंग का प्रोसेस है ना, आपको मिलनी है बाद में, मैं आपका एक बड़ा अच्छा कस्टमर हूं, एक काम करें मुझे भी पैसे दे दें। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले ली। आप लोगों ने इंट्रो में ओवरड्राफ्ट के ऊपर, तो यूं समझे कि उसने कहा कि मेरा चेक बाद में आएगा, इस वक्त मुझे ओवरड्राफ्ट पैसे दे दें, बाद में आप। तो अगर उसने एडवांस में पेमेंट कर दी और दूसरी तरफ से पेमेंट बाद आई, लेकिन सब कुछ हुआ प्रॉपर तरीके से है, तो हमने कहा दिस प्रोटेक्शन टू रिसीविंग बैंकर इज अवेलेबल। ये अभी भी अवेलेबल है, चाहे इसने एडवांस में पेमेंट कर दी हो, इसको बाद में रिसीव हुए पैसे क्लियरिंग से, और इसने कस्टमर अपने कस्टमर को पहले दे दियो, तो भी वो ऊपर वाली जो प्रोटेक्शन है कि इसको हम लायबल नहीं करेंगे, वो वैलिड है। ऑल्सो मजीद, if collecting banker has collected a check which does not appear to be cross account payee, एक ऐसा चेक जो कि
इसके पास आता है जिसपे अकाउंट पेई की क्रॉसिंग नजर नहीं आ रही है, अपेरेंटली सामने से नहीं लग रहा कि वो अकाउंट पेई है। बैंकर इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस collecting payment of check and crediting proceeds thereof to customer shall not incur any liability। मैं एक बैंक हूं, मेरे पास मेरा एक कस्टमर लेके आया है ये चेक पे में जिस मर्जी का नाम लिखा हुआ, अकाउंट पे ही ओनली नहीं लिखा हुआ। अब वो कह रहे हैं जी चेक मुझे पीछे से मिला, जमा कर लो, और मैं जमा कर लूं अपने पास जमा करने का मतलब है मैं असल वाले बैंक से पैसे लाके इसके अकाउंट में डाल दूं, तो भी मुझे कोई कसूरवार नहीं ठहराएगा। लेकिन अगर उस पर लिखा होता अकाउंट पे ही ओनली, और जो मेरे पास जमा कराने वाला बंदा आया हुआ उसका टाइटल और इस पे लिखा हुआ टाइटल मैच ना करता, अब अगर मैं पेमेंट कर देता तो गलत होता। तो सिंपल सा रूल है, अगर बैंक ने रूल्स को फॉलो करते हुए कागज पे दी गई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अमाउंट अगर ट्रांसफर की है तो बैंकर की कोई लायबिलिटी नहीं। तो इस पूरे पेज ने, इस पूरी डिस्कशन ने एक ही बात की है कि कलेक्टिंग बैंकर अगर मासूम है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। डन। अब एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज, बैंकर की अथॉरिटी, बैंकर पाबंद है कि उसके पास चेक लाया जाए तो वो चेक की पेमेंट करे, बैंकर इस पे पाबंद है। लेकिन कभी कभी ये अथॉरिटी उसकी रिवोक की जा सकती है। कैसे रिवोक की जा सकती है? काउंटरमांड, स्टॉपिंग द पेमेंट। कई दफा आप चेक को स्टॉप करने की इंस्ट्रक्शंस जमा करा देते हैं। आपका एक चेक फर्ज करें गुम हो गया, और अब आपको डर है कि कोई मतलब मैंने एक चेक लिखा, किसी को देना था, देने से पहले गुम हो गया, दराज में रखा था, गायब हो गया, तो मैं फौरन से बैंक को कॉल करके कहूं मेरा ये चेक नंबर आपने पास नहीं करना। और बैंक का क्या था, बैंक के पास जब भी कोई चेक आता है वो उसे फौरन एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर कस्टमर ने कह दिया कि मेरा चेक आपने अभी एग्जीक्यूट नहीं करना, तो फिर बैंक को इंस्ट्रक्शंस आ गई काउंटरमांड की, स्टॉपिंग द पेमेंट की। बैंक वो स्टॉप कर देगा पेमेंट, बैंक उस चेक को प्रोसेस नहीं करेगा। या फर्ज करें आपने कस्टमर को अपने पेमेंट कर दी, एक बंदे ने चेक लिख के पेमेंट कर दी, बाद में उसने फ्रॉड कर दिया, आपको पता लग गया कि उसने अभी जमा नहीं कराए पैसे, फौरन से बैंक को कॉल करके उसको मना कर दिया कि मेरा चेक नंबर फलाना आप लोगों ने प्रोसेस नहीं करना। बैंक सिस्टम में उसे ब्लॉक मार्क कर देगा। तो जैसे ही कोई सिस्टम में उस चेक नंबर को एंटर कर रहा होगा, सिस्टम कह देगा नहीं जी ये वाले चेक की पेमेंट नहीं होनी चाहिए। तो बैंक हमेशा पेमेंट करता है, लेकिन अगर कस्टमर ने रिक्वेस्ट की हुई है कि खबरदार पेमेंट नहीं करना, तो फिर पेमेंट नहीं होगी। ये अब रट्टे वाले पॉइंट्स हैं, याद रहेगा ये। दूसरा, कस्टमर की डेथ या कस्टमर इनसॉल्वेंट होने का अगर नोटिस आ जाए बैंक को, अगर बैंक को पता लग गया कस्टमर मर गया, तो उसके बाद वो उसकी पेमेंट्स को रोक देंगे, उसके किसी चेक को प्रोसेस नहीं करेंगे, कहेंगे पहले जरा इसके वाली वर्षा के पास जाओ, वो आएंगे, वो हमसे हिसाब किताब लेंगे, आप उन बच्चों से जाके पूछो कि उन्होंने पेमेंट देनी है या नहीं देनी। तो एक बंदे के अगर मरने की खबर मिल जाए बैंक को, या एक बंदे के दिवालिया होने की, इंसॉल्वेंट होने की, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस वगैरह इस तरह से आ जाए, तो बैंक फिर उस बंदे के चेक्स को प्रोसेस नहीं करेगा। डेथ के केस में लीगल जो उसके वर्षा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनके हवाले कर देगा पैसे, एक लिखत पढ़त करके, डेथ सर्टिफिकेट और बाकी सारी चीजें देखे। इंसॉल्वेंसी के केस में जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल असाइनी है उसके हवाले कर दिए जाएंगे पैसे। तो कहने का मतलब है कि बैंक को अगर कस्टमर ने खुद कह दिया, या बैंक को कस्टमर के मरने का पता लगा, या कस्टमर का इंसॉल्वेंसी का पता लगा, इन तीनों सूरतों में बैंक उस बंदे के चेक्स को प्रोसेस करना रोक देगा। बात समझ आ रही है? आसान सी बात है, लेकिन थोड़ा सा याद करने वाली। आखिरी बात, बैंक ड्राफ्ट। अब ये बैंक ड्राफ्ट क्या चीज होती है? आपने चेक तो सुना होगा, चेक देख भी लिया। चेक में क्या है, मैंने एक चेक लिखा, मैं कागज पकड़ के ना 25 अरब का चेक भी लिख सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। मैं 15 करोड़ का भी चेक, मतलब चेक लिखने से कोई नहीं रोक सकता, और चेक लिख के किसी और को फॉरवर्ड करने से भी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो कोई और जब बैंक में जाएगा और उस वक्त उतने पैसे ना हुए तो फिर रुकावट आएगी। तो इसका मतलब है चेक अगर मैं किसी को देता हूं तो चेक का दिया जाना इज नॉट अ गारंटी कि फॉर श्योर इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए। ऐसे ही है। अब फर्ज करें आप जाएं गाड़ियों की दुकान पे, शोरूम पे, और आप कहेंगे जी मैंने ये गाड़ी लेनी है, उन्होंने कहा 40 लाख की गाड़ी, आपने कहा मसले कोई नहीं, 40 लाख का चेक लिख के दिया, उन्हें पकड़ाया, उन्होंने वो सारे कागज आपके नाम पे किए, क्लियरिंग के लिए चेक भेज दिया, 2 दिन बाद उन्हें पता लगा तो क्लियर ही नहीं हुआ, और आप गाड़ी लेके निकल गए।
तो चेक एक मोड ऑफ पेमेंट तो है, लेकिन ये कब कंफर्म होता है? क्लियरिंग के बाद। तो फिर कई दफा क्या होता है कि जो पेमेंट लेने वाला है वो कहता है नहीं जी मैं चेक नहीं लूंगा, मैं बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट लूंगा। अक्सर यूनिवर्सिटी ऐसा करती हैं, अक्सर गवर्नमेंट के सेटअप्स में इस तरह से होता है कि बैंक ड्राफ्ट से क्या होता है, आप जाएंगे अपने बैंक के पास, बैंक को कहेंगे मुझे ड्राफ्ट बना दें, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, इस तरह से मुख्तलिफ नाम इसके होते हैं। वो क्या करेगा, आपके अकाउंट में से, आपने क्या मुझे 40 लाख का ड्राफ्ट बना दें, अकाउंट में पड़े हुए 60 लाख, तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम में से 60 में से 40 माइनस करके और सिस्टम में रिमेनिंग बैलेंस 20 दिखाएगा और उस 40 को ब्लॉक करके दिखा देगा। इस ब्लॉक के अगेंस्ट वो आपको एक कागज इशू करेगा और उस कागज पे लिखा हुआ होगा कि हाँ भाई, आपसे पूछेगा किसके नाम पे बैंक ड्राफ्ट चाहिए, आपने कहा जी वो सिटी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड व्हाट्सएवर जिसके भी नाम पे, उन्होंने वहां पे वो नाम लिखना है, साइन शाइन होना है। अब ये कागज इज अ गारंटी के बैंक लाजमी पेमेंट करेगा। चेक इज नॉट अ गारंटी के बैंक लाजमी पेमेंट करेगा। हाँ, चेक बाउंस हो जाए, आप ओरिजिनल बंदे को अदालत में ले जा सकते हैं, वो एक अलग मामला है, लेकिन चेक का कंफर्म मतलब नहीं है कि इस चेक के पीछे असल में पैसे पड़े हुए हैं। बट अगर कोई आपको बैंक ड्राफ्ट दे, इसका मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब है कि उसके बैंक ने वो पीछे से पहले उतने पैसे होल्ड किए होंगे फिर इसे भेजे होंगे। आजान आजान आजान। यहाँ आवाज कम आ रही है, मुझे बता दीजिएगा जब एंड हो जाए। अब शुरू, वो दूर किया जाना थी किताब दिखाएंगे।
चेक मैं जितनी मर्जी लिखूं, मेरे बैंक को नहीं पता जब तक उसके सामने वो कोई कागज लेके नहीं जाएगा। तो बैंक ड्राफ्ट से रिलेटेड बात करते हैं, ये इसी दफा हमारे सिलेबस में एंटर हुआ है ये वाला सेक्शन, पहले ये नहीं होता था, तो ये वाली चीज थोड़ा सा जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ चेक आर आल्सो एप्लीकेबल टू बैंक ड्राफ्ट। चेक की पेमेंट के जो रूल्स हैं वो बैंक ड्राफ्ट पे भी एप्लीकेबल। अब बैंक ड्राफ्ट इज एन ऑर्डर इशूड बाय वन बैंक ऑन अनदर बैंक या किसी उसकी अपनी ब्रांच। तो मतलब एक बैंक डिमांड ड्राफ्ट देगा किसी दूसरे बैंक या किसी और ब्रांच को टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, एक खास रकम टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर, कि ये सिटी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड वालों को पेमेंट कर दी जाए। तो बैंक अपने आप को अपनी ब्रांच को या अपने सिस्टम को ये ऑर्डर देता है कि इस बंदे के इतने पैसे रोक लिए जाएं, ये पैसे उठा के दिए जाएं उस वाले शख्स को जिसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। कह सकते हैं असल में बात ये है कि चूंकि बैंक का इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इसलिए हम इसको चेक से मिलती जुलती बात कर रहे हैं। अगर प्रोमिसरी नोट में ना वादा होता था, यहाँ वादा नहीं है, यहाँ ऑर्डर दे रहा है बैंक, अपने सिस्टम को ऑर्डर दे रहा है, वो कह रहा है आप लोगों ने इतने पैसे देने हैं, तो इतने पैसे निकाल भी लिए जाएंगे, होल्ड भी कर लिए जाएंगे। बैंक ड्राफ्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट सिमिलर टू चेक विद फॉलोइंग डिस्टिंक्शन। चेक जैसी चीज है बट चेक नहीं है। दो तीन फर्क बताए उन्होंने। क्या फर्क है? इट कैन बी ड्रॉन ओनली बाय अ बैंक। सिर्फ एक बैंक ही बना सकता है दूसरे बैंक या किसी और बंदे के नाम पे, इंसान नहीं बना सकता। मैं इंसानों में चेक बना सकता हूं लेकिन मैं बैंक ड्राफ्ट नहीं बना सकता, बैंक ड्राफ्ट बनाएगा मेरा बैंक। नंबर 2, इट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेयरर। इस पे आपको नाम लिखना होगा, ये किस बंदे के नाम का डिमांड ड्राफ्ट है और सिर्फ उसी बंदे को दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के नाम का अगर डिमांड ड्राफ्ट है और वो यूनिवर्सिटी को आप भेजते हैं, रास्ते में कोई उठा भी ले तो वो उसको कैश नहीं करा सकता, उसको कैश सिर्फ वही यूनिवर्सिटी करा सकती है जिसका पूरा नाम वो वाला है जो उस पर लिखा है। तो ये सिर्फ ये पेबल टू बेयरर नहीं हो सकता, इसमें आपको किसी ना किसी शख्स का नाम लिखना होगा और उसके साथ मखसूस करना होगा। इट्स पेमेंट कैन नॉट बी स्टॉप एज इजीली एज दैट ऑफ अ चेक। अगर आपने खुद बैंक जाके कहा था कि डिमांड ड्राफ्ट बना दो, तो अब ये इतना आसान नहीं है कि आप बैंक से कह दें मत पेमेंट करना। वो कहेंगे जी हमने तो होल्ड करके रख ली थी पेमेंट, हमने तो दूसरे बैंक को बता भी दिया है कि पेमेंट आने वाली है। चेक को इशू करने के बाद रुकवाना आसान है। डिमांड ड्राफ्ट चूंकि बड़े होशो हवास में इशू हुआ है, अच्छी तरह से सोच के आप बैंक गए हैं, प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके इशू किया, तो ये इतने आराम से स्टॉप नहीं होगा।
तो बैंक ड्राफ्ट तकरीबन चेक जैसी चीज है, बस इस पे डेफिनेट पेमेंट होनी होती है और कंफर्म वो उनके अकाउंट्स में चीजें पहुंच जाती हैं। अब चूंकि ये टेक्निकल कानून हमने पढ़ा है, तो जरा देखते हैं पास पेपर्स में इसके किस तरह से सवाल आ रहे हैं, चेक से रिलेटेड और उससे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। जितना टाइम होगा उस हिसाब से हम थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में पुराने से नए अटेम्प्ट की तरफ आते चले जाएंगे, ताकि एंड पे हमें पता लगे कि लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है पास पेपर का। तो देखते हैं जरा, और वो अगर हमने दोनों डिस्कस कर लिए तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि 14 से 18 तक सारे पास पेपर हमने देख लिए, क्योंकि 16, 17, 18 में है ही नहीं पास पेपर। वाह जी वाह। थोड़ी देर के लिए मैं स्क्रीन आपकी गायब करूं, क्योंकि मैं एक खुफिया डॉक्यूमेंट में जाके किताब को एक्सेस कर रहा हूँ। आप लोगों के पास किताब की एक्सेस का लिंक है ना, सॉफ्ट कॉपी? ठीक है। नहीं जी, कितने लंबे लंबे सवाल नजर आ रहे हैं हमें, कितने लंबे लंबे सवाल। अल्लाह खैर करे। वेरी गुड। मेरा ये टूल तो मुझे लिखने की इजाजत ही नहीं दे रहा। बना दो, हाईलाइट कर लेंगे। अपना क्या, इसको जूम कर देता हूँ। it which it can be crossed। चेक इशू होने के बाद कौन क्रॉस कर सकता है? कोई क्रॉस कर सकता है, जो भी होल्डर है वो क्रॉस कर सकता है। चेक बनाने वाला बनाते वक्त क्रॉस कर दे, नहीं तो होल्डर उसे क्रॉस कर सकता है। ऑल्सो डिस्क्राइब द मैनर इट कैन बी क्रॉस्ड। इसको क्रॉस कैसे किया जाएगा? अब यहाँ पे हम दो तरह से आंसर लिख सकते हैं, या तो हम लिख दें क्रॉसिंग के चारों मेथड और एक एक लाइन में लिख दें वो ऐसे ऐसे क्रॉस होता है, या हम यहाँ पे वो लिख दें कि चेक एक दफा इशू होने के बाद दरमियान वाला बंदा पीछे वाली क्रॉसिंग को वॉइस एंड कमाल मौके पे वॉइस चली गई जी, आवाज गायब है।
ये फ्लैश पे ही है पहले से। जी जरा आप मुझे बताइए, आवाज क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर हो गई? कहानी को आगे बढ़ाते हैं। State the conditions when a check cross generally is considered to be paid by a banker in due course or out of due course। वाह, पूरी निशानी दे दी कि आपसे क्या पूछ रहे हैं। उन्हें कहा कि वो जो चेक क्रॉस जनरली हुआ है, अगर वो इन ड्यू कोर्स या आउट ऑफ ड्यू कोर्स अगर बैंक उसे पे कर दे तो क्या होगा? याद है, अगर इन ड्यू कोर्स होगा तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और अगर आउट ऑफ ड्यू कोर्स है बैंक की जिम्मेदारी है। Describe the rights of the banker when payment of a check cross generally is made in due course and consequences of payment out of due course under negotiable instrument। लो जी, उन्होंने कहा कि बताएं कब ये माना जाएगा, और वो आपने सारी की सारी बातें लिख देनी है। तो अब पुराने जमाने में इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन होती थी, अब आपकी लग रहा हो कि ज्यादा पूछा है या कम पूछा है, तो ज्यादा लिख देने में कोई कबाहत नहीं है, ज्यादा लिख देना चाहिए अगर डर लग रहा हो। वैसे तो सवाल बड़ा क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो ना, तो ज्यादा लिखने से नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन अगर एक रिस्क है कि वो शायद एग्जामिनर से आता था तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक इसमें से जो सवाल हमें नजर आ रहे हैं वो रट्टे वाले नजर आ रहे हैं। अगला सवाल, अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आइडेंटिफाई द पर्संस हु मे क्रॉस द चेक आफ्टर इट्स इशू एंड द मैनर इन व्हिच इट मे बी क्रॉस्ड। तो बाद में कौन इशू कर सकते हैं और कैसे होगा? तो हम कहेंगे जो बाद में आने वाले होल्डर हैं वो पिछले वाले चेक को पकड़ के बाद में क्रॉस कर सकते हैं। और वही बात है कि सादा वाला जनरल क्रॉस हो सकता है, जनरल वाला स्पेशल हो सकता है, जनरल या स्पेशल वाला नॉट नेगोशिएबल हो सकता है, स्पेशल मजीद स्पेशल क्रॉस हो सकता है। वो डब्बा, वो जो टेबल पेपर करें सबसे एंड पे रिवीजन क्लासेस के टाइम पे। वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में? नहीं, वो फिर रिवीजन क्लास में तो। जी क्या अब आवाज वापस आ गई? सत्यान भाई बहुत दुखी है, नेट के इश्यूज है। नेट के इश्यूज नहीं है भाईजान, ये चिप्स आपको याद आ रहे हैं। सत्यान भाई को ना अभी तक चिप्सों का गम लगा हुआ है। ठीक है जी, आ गई आवाज वापस। आपने कुछ मिस नहीं किया, सारे रटे वाले सवाल है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत ज्यादा अहम चीज मिस कर दी हो। अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ क्रॉसिंग अ चेक। ये हमने भी किया था। ठीक,
Under the provision of Negotiable Instrument Act 1881, discuss the effects of the words not negotiable on a check cross specially. एक चेक स्पेशली क्रॉस हुआ वो और आप उसके ऊपर लिख दें नॉट नेगोशिएबल, तो इससे उसके ऊपर क्या तात्कारी असरात मुरतब होंगे ये बताने हैं। तो बेसिकली उन्होंने पूछा कि नॉट नेगोशिएबल से एक्स्ट्रा क्या मसला है। मसला ये है कि फिर ये जो ये चेक है नेगोशिएशन का इसमें से इफेक्ट खत्म हो जाएगा, और ये जब भी कोई बंदा किसी को फॉरवर्ड करेगा तो गुड टाइटल अगर है तो ट्रांसफर होगा, लेकिन बैड टाइटल है तो बैड ही ट्रांसफर होगा, गुड ट्रांसफर नहीं होगा। वो जो राइट साइड के कॉलम में जो बात लिखी थी, अगर आप नोट करें तो चेक में उन्हें सबसे ज्यादा पसंद क्रॉसिंग है, सबसे ज्यादा आपको क्रॉसिंग नजर आ रही है, सबसे ज्यादा। ले जी, ऊपर वाले में इंतहाई मुनफरिद बात की है उन्होंने। उन्होंने कहा अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 व्हाट वुड बी द इफेक्ट्स ऑफ द वर्ड नॉट नेगोशिएबल ऑन अ चेक क्रॉस जनरली। देखा डिफरेंट सवाल है। इस बार उन्होंने कहा अगर चेक जनरल क्रॉस हुआ वो तो उसमें नॉट नेगोशिएबल से क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि इस अटेम्प्ट में एग्जामिनर बैठा सवाल बनाने, फिर उसने सोचा कि चेक में से जहन में नहीं आ रहा क्या सवाल बनाऊं, जरा देखें इससे पहले क्या सवाल आते रहे हैं। उसने पीछे सवाल देखा, उसने कहा सवाल को ना मैं मेजर चेंज के साथ दोबारा से पूछता हूँ, तो उसने स्पेशल को जनरल कर दिया। Under the provision of Negotiable Instrument Act 1881, explain different types of crossing of check along with their respective effect. क्रॉसिंग के तरीके बताएं और उनके असरात बताएं, यानी वो टेबल पूछ लिया। कोई फर्क नहीं है पहले वाले में, ये हाउ टू क्रॉस तो नहीं लिखेंगे इसके अंदर जी। अब अगेन उन्होंने क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसिंग के साथ उसके इंपैक्ट बताएं, तो अगेन आपने क्रॉसिंग के नाम लिख दिए। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको डर लग रहा है कि हाउ टू क्रॉस लिखना चाहिए तो लिख दें, अदरवाइज उन्होंने क्रॉसिंग के नाम पूछे हैं और उसके असरात पूछे हैं। ये नहीं पूछा कि कौन सी लाइनें कितनी टेढ़ी करके किस तरह से लिखें तो ये वाली क्रॉसिंग होती है। फिर भी अगर डर लगे तो वो लिख देने में 2 मिनट लग जाएंगे ऐसे एक्स्ट्रा। तो ऐसे में ना जब डाउट आ जाए ना दिल में तो फिर लिख देना चाहिए, फिर वो नहीं होना चाहिए, फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए। खत्म हो गया। लो जी, और आवाज भी चली गई। ठीक, तो हम लोगों ने चेक के 2009 ऑटम से लेके अब तक कितनी अटेम्प्ट होती हैं। रीसेंट अटेम्प्ट बस हमने नहीं कवर की। एक काम कर लेना, 9 को साइड पे करते हैं, 10 से काउंट करें। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 11 तो ईयर्स पूरे कवर हो गए। ठीक है, 22 अटेम्प्ट हो गई। एक पीछे ऑटम 9 की अटेम्प्ट ऐड कर ले, 23, और 21 की स्प्रिंग अटेम्प्ट ऐड कर ले। सिर्फ 21 की ऑटम अटेम्प्ट इसमें नहीं है। हमारी किताब में इस वक्त जितने पास पेपर्स है ना, सिवाय लेटेस्ट पेपर के जो आपके क्लासेस शुरू होने से इमीडिएट पहले हुआ था, उसके पास पेपर्स विद सॉल्यूशन नहीं है कैटेगरीज बना के, लेकिन किताब के एंड पे मॉक के तौर पर डाले। वो जो एम लॉ का पोर्शन पहले 50 नंबर का होता था, वो वाला पोर्शन किताब के एंड पे मॉक के तौर पर डाला हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि किताब में अभी तक के जब से आईकेप सॉल्यूशन दे रहा है तब से लेके अभी तक के सारे सवाल मौजूद है। ऑटम 9 में पहली दफा आईकेप ने सॉल्यूशन देने शुरू किए थे। डन। तो यानी कि आप कोई भी चैप्टर तैयार करने के बाद अगर पास पेपर्स की तरफ आएंगे तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने जितने भी इसके सवाल अभी तक आते रहे हैं जिसके सॉल्यूशन अवेलेबल हैं वो आपने तैयार कर लिए। और पास पेपर से प्रैक्टिस कैसे होगी? लिख के, देख के जवाब तो आपको नजर आ जाएगा, लेकिन आई सजेस्ट कि हर चैप्टर के 3 सवाल कोशिश करें लिख के कर लें। 3 ज्यादा लग रहे हैं, 2 सवाल लिख के कर लें, लेकिन थोड़ा सा लिख के प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपको लिखने की आदत भी डेवलप हो। क्योंकि हम टेस्टों में ये आदत दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट वाले दिन तो हम होते हैं और तन्हाई होती है। तो इसलिए अगर आपने टेस्टों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया अभी तक, तो कम से कम फिर पास पेपर्स को सीरियस ले लें। इससे पहले कि टाइम गुजरे और आप कहें सर बाकी बातें कल, मैं चैप्टर 14 में एंटर होने लगा हूं। चैप्टर 14 के तो बहुत सारे सवाल हैं। एक बच्चे ने घबरा के कहा अब क्या होगा, रुल जाएंगे। जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ लेंगे। आपने छुट्टी के शोर मचा दिया तो मैं कहूंगा मैं तो पढ़ाना चाह रहा था, आप लोगों ने छुट्टी का कह दिया था। क्योंकि अगले दिन फिर हमने एक नया चैप्टर फुल जोश से शुरू करना है। इसमें इतने कम हमने पढ़ा है कि आपके पास सवाल ही नहीं होंगे कल। तो 5 मिनट में सवाल खत्म हो जाएंगे और 1 घंटा 10 मिनट तक हम पाकिस्तान का लीगल सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे। कितना मजा आएगा।
तो कल आपने कफन बांध के आना है, कल हम बहुत जोश में होंगे। ले जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के सवाल जवाब देखते हैं। इसमें कुछ लॉजिकल सवाल भी आते हैं, कुछ रट्टे वाले भी आते हैं, मिक्सिंग सी रहती है। लॉजिकल सवाल, इस पे डिबेट जरा ज्यादा हो जानी है, लेकिन ठीक है, करते हैं। Based on the provision of Negotiable Instrument Act 1881, briefly describe, explain whether the following are promissory note or not. 7 जुमले दिए हुए हैं, 7 नंबर का सवाल है, 1 नंबर फी जुमला। उन्होंने कहा ये जुमला गौर से देखें और बताएं कि ये प्रोमिसरी नोट है या नहीं। अब आपके ध्यान में एसेंशियल्स होने चाहिए प्रोमिसरी नोट के। I promise to pay राहत on demand ₹5000 at my convenience. मैं राहत को डिमांड करने पे 5000 रुपए दूंगा अपने सहूलत से। टेस्ट में यही सवाल था। तो मैं अपनी सहूलत के हिसाब से, यानी कि आपने एक शर्त ऐड कर दी। जब शर्त ऐड कर दी तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा। ऑन डिमांड, आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर ₹5000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ऑन डिमांड भी है, यानी कि प्रॉमिस नोट डिमांड भी हो सकता है, उस तरह से भी हो सकता है। आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर सोनू, या उसके कहने पे 5000 फॉर वैल्यू रिसीव। अल्फाज हमें देखे देखे लग रहे हैं, स्पेसिमेन से कोई सामने कोई इशू नजर नहीं आ रहा, तो हमने कह दिया जी ये हमें अपेरेंटली ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है तो फिर लॉजिक नहीं देनी, खराब लग रहा है तो फिर लॉजिक देनी है कि क्यों खराब लग रहा है। आई प्रॉमिस टू पे आदिल और ऑर्डर 5000 एंड 500 शेयर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड। मैं उसको पैसे दूंगा या पैसे एंड शेयर्स दे दूंगा। ओनली सम ऑफ मनी होना चाहिए, इसमें मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे किताब ने एग्जांपल दी थी कि इतने पैसे और घोड़ा, तो यहां इन्होंने कह दिया जी इतने पैसे और 500 शेयर्स। ये अच्छी बात हमें नहीं लगी। आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर ₹5000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। यहां दोनों तरह के जवाब हो सकते हैं, यानी कि हमने कहा था कि इंटरेस्ट की कंडीशन ऐड हो जाना एक ऐसी शर्त नहीं है जिसको हम कहेंगे जिससे वो कंडीशनल हो गया, लेकिन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और वो सारी चीजें, उसमें एक अनसर्टेनिटी हो सकती है। तो इस सवाल का जवाब दोनों तरह से सही है। आप अगर कहते हैं ये सही लग रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऐड कर देने से कंडीशन, मतलब ये कंडीशन अलाउड है, ये भी सही है। और अगर आप कहते हैं कि ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर अनसर्टन है, समझ नहीं आ रहा कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, अगर इसमें क्लैरिटी नहीं है तो ये अनसर्टन है, और जब ये अनसर्टन है तो ये एक अच्छा प्रोमिसरी नोट नहीं है। तो अगेन इसका दोनों तरफ की लॉजिक से जवाब दिया जा सकता है। चूंकि इंटरेस्ट से अनसर्टेनिटी ज्यादा आ जाती है, कैलकुलेशन कैसे होगी, कितनी बनेगी, तो ये अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं। नहीं कोई, या आप एक काम करें, एक लिख के नीचे कहें अगर इसमें ये चीज ऐसे करके वैसे होती, पेमेंट की कैलकुलेशन थोड़ी अनसर्टन है और वो नहीं की जा सकती आज बैठ के, तो फिर ये अनसर्टेनिटी में आ गया। हाँ, अगर सवाल में इंटरेस्ट रेट दिया होता, बाकी चीजें होती तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाता। अभी हमें जरा डाउट ज्यादा लग रहा है। आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर्स ऑन डिमांड 10,000। तुम्हें या तुम्हारे जो भी वाली वर्षा हुए, अब जो भी वाली वर्षा हुए कौन है, कहाँ है, किस तरह से, कह देता तुम नहीं तो तुम्हारे बेटे को। तो ये हमने देखा है कि कुछ एक्सेप्शंस में ऐसा हो सकता है कि आप एक से ज्यादा बंदों का नाम लिख सकते हैं, लेकिन तुम या तुम्हारे वाली वर्षा कौन है सक्सेसर, कब आएंगे, नहीं पता लग रहा, अनसर्टन लग रहा है, पार्टीज क्लियर नहीं है जी। नहीं, असल में चूंकि नाम शाम नीचे आ रहा होता है ना कागज के ऊपर, तो इसलिए यू लिखने का मतलब है जिसका नाम आपने टू करके मुखातिब किया है, तो यू तक चल जाएगा। आई प्रॉमिस टू पे रफी और ऑर्डर, रफी या उसके ऑर्डर पे मैं प्रॉमिस करता हूं 10,000 रुपए देने का 7 डेज आफ्टर सालिक डेथ, सालिक के मरने के 7 दिन बाद। शर्त डाल दी, अलाउड है, एक सर्टेन इवेंट अलाउड है और डेथ इज अ सर्टेन इवेंट। आई एम लायबल टू पे अहमद ₹5000। मैं अहमद को 5000 देने का मतलब मेरे ऊपर बोझ है, मैं महसूस करता हूं कि मुझे उसको पैसे देने हैं, तो ये एक्नॉलेजमेंट है, ये प्रॉमिस नहीं। वाजिबा। आगे चलते हम कितना पढ़ सकते हैं। सलमान इज एजेंट ऑफ मालिक एंड हैज एन अथॉरिटी टू ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन मालिक्स बिहाफ। वो मालिक का एजेंट है और मालिक के बिहाफ पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है। गनी हु हैज सप्लाइड गुड्स टू मालिक ऑन क्रेडिट अप्रोच सलमान टू एक्सेप्ट अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द अमाउंट ड्यू।
गनी ने कुछ गुड सप्लाई किए मालिक को और वो पहुंच गया सलमान के पास। सलमान कौन है? एजेंट है जिसको अथॉरिटी है कि वो बिल ड्रॉ कर सकता है। सलमान साइन द बिल ऑफ एक्सचेंज, सलमान ने साइन कर दिया। ऑन ड्यू डेट मालिक डिड नॉट ऑनर द बिल, मालिक ने ऑनर नहीं किया बिल। डिस्कस द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ सलमान अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसने क्या बनाया? बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या हो रहा है? ये पार्टीज में कुछ अजीब सी उलझन सी नहीं नजर आ रही? अथॉरिटी है, अगर वो अथॉरिटी है तो वो हुक्म किसको दे रहा है? एक ड्रॉर होना चाहिए, एक वो जिसको हुक्म दिया जाए। तो अगर प्रॉमिसरी नोट है और इसको कहा था तुम ड्रॉर बन जाना, बन गया ये ड्रॉर, इसने लिखा, तो इसे मालिक से साइन भी तो करवाने चाहिए। मालिक ने तो साइन किए ही नहीं। सवाल में लिखा हुआ मालिक ने साइन किए? साइन नहीं किए। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ ना पार्टीज इन्होंने आगे पीछे कर दी, खराब कर दी, मतलब ड्रॉर क्लियर नहीं हो रहा। और अगर ड्रॉर वो उसके बिहाफ पे है तो देयर मस्ट बी अ ड्रॉई। कौन है ड्रॉई यहाँ? और ड्रॉर खुद ही ड्रॉई तो होता नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पार्टीज में अनसर्टेनिटी है, या अगर सर्टेनिटी भी है तो चूंकि मालिक ने एज एक्सेप्टर साइन नहीं किया तो मालिक का कसूर कोई नहीं। अगर मालिक ने एज एक्सेप्टर साइन किया होता तो मालिक फिर इसमें लायबल होता। तो यहाँ इस सवाल में उन्होंने किस्सा थोड़ा सा घुमा दिया। एक बंदा जिसको ड्रॉर होना चाहिए था उसने अपने एजेंट को कह दिया तुम ड्रॉर बन जाओ, तो फिर उस बंदे को चाहिए था कि वो ड्रॉई बन के साइन करता। तो यहाँ पार्टीज क्लियर ना होने की वजह से जो ओरिजिनल जो मालिक है, मालिक का तो बीच में कोई किरदार ही नहीं है। हाँ, सलमान बिहाफ पे ड्रॉर है, ड्रॉई कौन है फिर? इस सवाल में ड्रॉई मिसिंग है। अगर तो हम कहते हैं ना उसने सलमान को इजाजत दी हुई है कि तो मेरे बिहाफ पे चेक साइन कर दिया करो, और वो चेक साइन कर देता, फिर तो बैंक हो जाता ड्रॉइंग। अब इस वक्त हमें बिल ऑफ एक्सचेंज है, हमें ड्रॉई नजर नहीं आ रहा। तो हम इस सवाल पे एतराज कर सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी ड्रॉई, यहाँ पे हम मालिक को खुद ही ड्रॉई नहीं बना सकते। मालिक ने भले इजाजत दी हो, लेकिन वो इजाजत अगर उसे ड्रॉर बनाने की है तो मालिक को एज अ ड्रॉई साइन करने चाहिए थे, वो उसने नहीं किए। तो आप देखिए कि पुराना जमाना था तो लॉजिकल सवाल बीच में आ रहे थे। What liabilities does the drawer of a bill of exchange incur under the Negotiable Instrument Act 1881? ड्रॉर क्या लाइबिलिटी इनकर करता है? ड्रॉर की किस किस्म की लाइबिलिटी होती है? सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है। ड्रॉर की सेकेंडरी लाइबिलिटी है, पहले शख्स ड्रॉई के पास जाएगा, पैसे मांगेगा, वो पैसे नहीं दे सकेगा तो ऑल दो चैप्टर थोड़ा सा पहले पढ़ा था, लेकिन चूंकि लॉजिकल था तो अच्छी बात है कि आप लोग साथ साथ रिस्पॉन्स कर रहे हैं। A draws a bill on B who accepted without consideration. A ने B पे बिल ड्रॉ किया और B ने एक्सेप्ट कर लिया, कोई कंसिडरेशन नहीं थी इनके दरमियान। A endorses the bill to C. A ने ये बिल C के हवाले किया फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ऑन ड्यू डेट C प्रेजेंट द बिल टू B फॉर पेमेंट। C B के पास लेके आया पेमेंट के लिए। अब गौर से देखें, A ने बिल ड्रॉ किया, वो ड्रॉर है। B ने एक्सेप्ट किया, वो ड्रॉई है। C को बिल दिया गया है, वो पेई है। पेई पहुंचता है ड्यू डेट पे ड्रॉई के पास कि पेमेंट दो, बट बी ये कहता है कि भाई कोई कंसिडरेशन तो थी नहीं, मैं तुम्हें क्यों पैसे दूं, और इनकार कर देता है। क्या बी ने अच्छी बात की? नहीं। एक्सेप्टर जो हम लोगों ने बात की है होल्डर की, होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंसिडरेशन होना शर्त है, सादा होल्डर के लिए कंसिडरेशन होना शर्त नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक शख्स ने बगैर कंसिडरेशन की भी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया है तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। जब उसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है और उस पर लिखा हुआ है कि उसका राइट है पैसे लेने का, तो वो कागज दिखाएगा और वो पैसे ले लेगा, ड्रॉई उसको इनकार नहीं कर सकता। जल्दी से ऊपर चलते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एज गिवन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। पेमेंट इन ड्यू कोर्स बताएं, होल्डर बताएं, होल्ड इन ड्यू कोर्स बताएं। 8 नंबर का रट्टा पूछ लिया। आप कहेंगे काश हमारी दफा पूछा होता, और जब आपकी दफा आएगा तो भूला हुआ होगा। तो इसलिए ना, मतलब A drew a bill payable by B which is due after 3 months. A ने एक बिल बनाया जो कि B ने पे करना है, यानी कि B ड्रॉई होगा, A ड्रॉर है। 3 महीने बाद ड्यू होगा, यानी कि उस पे टाइम 3 महीने का दिया हुआ होगा। इट पास थ्रू सेवरल हैंड्स बिफोर X बिकम इट्स होल्डर। X के होल्डर बनने से पहले पहले कई हाथों से ये बिल गुजरा। ऑन प्रेजेंटेशन बाय X, जब X ने पेश किया तो B रिफ्यूज टू पे द बिल। B ने कहा तुम कौन हो, तुम्हें मैं क्यों पैसे दूं। डिस्कस द राइट्स ऑफ X। X का क्या राइट है? X एक बंदा है जिसके पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज आया है, पीछे पता नहीं कितने हाथों से गुजर के आया। अब ये बंदा पहुंचा पेमेंट लेने के लिए तो इसको इनकार कर दिया कि तुम कौन। तो क्या ये बात सही है?
ऐसा नहीं होना चाहिए। होल्डर का ये राइट है, होल्डर हैज अ राइट कि वो अपने या तो ओरिजिनल बंदे से पैसे मांगे या अपनी सीरीज से पीछे जिसने इसको इंस्ट्रूमेंट फॉरवर्ड किया है, तो ये बंदा किसी भी केस कर सकता है कि भाई मेरे हाथ में कागज आया था, तुम लोगों के साइन मौजूद है, मुझे मेरी पेमेंट चाहिए। तो हम ये नहीं देखेंगे कितने हाथों से गुजरा, इस बंदे को जानता था नहीं जानता था, जिसके हाथ में ये उसका इंस्ट्रूमेंट है इस वक्त। हाँ, अगर प्रॉपर तरीके से इसको एंडोर्स हुआ है, अगर ये साबित हो जाए कि ये गलत आदमी नहीं है, ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो फिर ये जाके पेमेंट ले सकता है। वक्त कम और मुकाबला सख्त। आप कहेंगे वक्त तो गुजर गया, तो कभी कभी 5 मिनट ऊपर भी हो जाना चाहिए, क्योंकि देखें अगले दिन तो हम नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे, तो जितना टाइम इजाफी है वो बोनस है हमारे पास। जल्दी से देखते हैं। एक्सप्लेन द टर्म प्रोमिसरी नोट इन अकॉर्डेंस विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। एक बहुत ही पेचीदा सा सवाल उन्होंने पूछा कि प्रोमिसरी नोट को एक्सप्लेन करें। अब 6 नंबर देख के ना आप सोचेंगे कि एक्सप्लेन तो कर दिया, डेफिनेशन तो दे दी। हाँ, 6 नंबर है ना, तो थोड़ा सा दिल घबरा रहा है कि यार ये 4 लाइनें लिखने से ना 6 नंबर आई क्या पता नहीं दे या ना दे। सेफर साइड एसेंशियल लिख दें, चलें। 6 नंबर का सवाल है, मध्य गहराई में लिखें, एक एक लाइन की हेडिंग तो लिख दें। कह देंगे जी बिल ऑफ ये प्रोमिसरी नोट में ये एसेंशियल्स होते हैं, वो एसेंशियल लिख दें ताकि आप नंबर को देख के अपना हक अदा कर दें। हो सकता है कि अपने सिर्फ डेफिनेशन मांगी हो, कोई बात नहीं, एसेंशियल लिखने में आपका 1-1.5 मिनट लगना है, आप सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि कोई पता नहीं उन्होंने दोनों चीजें मांगी हैं और कोई पता नहीं एक चीज मांगी है। तो जब सवाल ज्यादा क्लियर नहीं होता और आपको ज्यादा वाला जवाब आता है और आपको डाउट हो रहा हो कि ज्यादा लिखूं या नहीं, तो ज्यादा लिख देना चाहिए। एक स्टेप आगे चलते हैं। ओए बड़ा मुश्किल सवाल। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। इस दफा उन्होंने सवाल पेचीदा कर दिया, लास्ट टाइम बुलेट्स बना के पूछा था और इस दफा एक ही जुमले में पूछ लिया उन्होंने। तो ये एक पेचीदा सवाल था। अरे वाह, प्यारा सा सवाल आया। ये सवाल, स्पेसिमेन ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक भाई ने कहा था सर स्पेसिमेन याद करें या ना करें। देखिए उन्होंने पेपर में स्पेसिमेन बना के दे दिया। मैं ही नहीं कह रहा याद करना जरूरी है, लेकिन समझना तो जरूरी है। कागज बना के दिया, उस पर तारीख लिखी आ रही है, अमाउंट लिखी आ रही है, प्लीज पे ऑन डिमांड टू तौसीफ और टू ऑर्डर, इतने पैसे, एक्सेप्टेड बाय लैला टू लैला, और ये आगे एक और भाई का नाम भी लिखा हुआ है, सारा कुछ है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अबव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। भाई चेक तो है नहीं, बैंक शेंक का नाम नहीं आ रहा, तो या प्रोमिस नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। इसमें एक्सेप्टेड वाले बंदे का भी जिक्र आ रहा है, प्रोमिस नोट में तो ऐसा नहीं होता, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज। कितने चलाक है, अगला सवाल उस पर डिपेंड करता है। ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने जो इंस्ट्रूमेंट बताया उसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे। अगर वो गलत तो ये भी आधे ज्यादा गलत हो जाएंगे। तो ऐसे में ये बिल ऑफ एक्सचेंज था। अब बिल ऑफ एक्सचेंज था तो आप कहेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज है, और अगर ज्यादा शो मारना चाहें तो बताएं कि इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज है कि इसमें 3 पार्टीज है। लेकिन अगर वो शो आप मार सकते हो अपनी अंग्रेजी में, अगर ज्यादा अंग्रेजी ना आपके पास हो, तो उन्होंने सिर्फ आइडेंटिफाई करने का कहा, एक्सप्लेन करने का नहीं कहा। तो खाली लिख देना भी काफी है, लेकिन एक्स्ट्रा वैरायटी कराई जा सकती है। और पार्ट बी जिसका पार्ट ए से ताल्लुक ही कोई नहीं। सलमा ड्रू अ चेक फॉर 50,000 इन फेवर ऑफ हर लैंडलॉर्ड जोएब। उसने 50,000 का एक चेक अपने मालिक मकान के नाम पे बनाया। द चेक वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय जोएब विद इन अ रीजनेबल टाइम ऑफ इट्स इशू। इसके इशू होने की रीजनेबल टाइम तक नहीं हुआ। ओहो, ये गलत है। ये वाला अपने पास क्रॉस कर दें। ये मैं पार्ट ए और बी समझाऊंगा कि ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड है। ये पुराने जमाने में एक रूल होता था जिसमें अगर आपका बैंक दिवालिया हो जाता था, आपका बैंक ही अगर फारिग हो जाता था, तो फिर क्या जिम्मेदारी होती थी, वो अब हमारी किताब में नहीं है। इस वाले पॉइंट को क्रॉस कर लें, ये गलती से यहाँ पे आ गया, ये नहीं होना चाहिए। तो ये पहले पॉइंट होता था कि अगर चेक आपने दे दिया, चेक पेश करने वाले ने देर लगा दी, इस दौरान उसका बैंक दिवालिया हो गया, उसका जो जिसने इशू किया था चेक। तो बाद में अगर वो बैंक पैसे ना दे, तो इस बंदे ने चूंकि देर की थी, तो फिर ये खुद भुगतता था। लेकिन अगेन वो रूल हुआ करता था पिछले सिलेबस में, रिसेंट चेंजेस के बाद वो रूल हमारे सिलेबस से निकल गया है, तो इसको क्रॉस कर दें, ये अब हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रहा। कितना टाइम रह गया हमारे पास? 2 बजने में 11 मिनट है, ठीक है, जल्दी से और देखते हैं। Under the provision of Negotiable Instrument Act 1881, advise Sarwat about the type of negotiable instrument which may be issued to Zain, assuming that Sarwat does not want to involve a third party in making the payment. बताएं वो किस किस्म के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाए अगर वो एक तीसरे बंदे को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही। प्रॉमिस नोट बना ले। ऑल्सो प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ सेड इंस्ट्रूमेंट। यू मे मेक अजम्पशन वेयर एवर यू कंसिडर नेसेसरी। आपको जो अजम्पशन लेनी है ले लें, बस एक ड्राफ्ट बना दें। इसका मतलब है उन्होंने स्पेसिमन आपसे ड्राफ्ट करवा लिया पेपर में, तो इसका मतलब स्पेसिमन इतनी हल्की चीज नहीं है।
Under the provision of Negotiable Instrument Act 1881, briefly describe the term endorsement. एंडोर्समेंट के बारे में रोशनी डालें। तो एंडोर्समेंट आपने फड़का फड़कू देना है। ओए एक काम करते हैं, जल्दी से रिटर कट वाले सवाल देख लेते हैं ताकि फिर हमारे 2-3 सवाल रह जाए, ताकि हमें हौसला हो। या सही चल रहा है? सही चल रहा है। अवाम तैयार है, ऑनलाइन वाले भी तैयार है। अंडर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट पे रोशनी डालें। मर्जी है, पीछे 6 नंबर के लिए, इधर 3 नंबर के लिए। तो आई कैप 4 नंबर था, पीछे 4 नंबर, यहाँ 3 नंबर। आमना, ठीक है, डबल ए के साथ, आमना has received a bearer check from her uncle Shoaib as a gift. अंकल शोएब ने गिफ्ट के तौर पे उसको एक बेरर चेक दे दिया है कि चलो तुम्हारी सालगिरह क्या याद करोगी, ये लो 10,000 का गिफ्ट। शोएब टाइटल टू द चेक वाज डिफेक्टिव। शोएब भाई जो है वो चेक कहीं से चोरी का लेके आए हुए थे, तो वो मतलब उसने कहा इसका मैं क्या करूंगा, चलो इसको गिफ्ट के तौर पे। तो उनकी अब समझ आई कि वो इतना दरिया दिली उन्होंने क्यों दिखाई। And Amna, after receiving the check, endorsed it to her landlord. आमना को चेक मिला, उसने अपने मालिक के मकान के पैसे देने थे, उसने वो चेक उसको फॉरवर्ड कर दिया। अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बताएं क्या लैंडलॉर्ड अमाउंट ऑफ चेक रिकवर कर सकेगा? कर सकेगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड बेचारा मासूम है, उसको नहीं पता। तो अगर आमना और लैंडलॉर्ड दोनों मासूम हैं और ये शोएब ही असल करप्ट इंसान है, तो यहाँ हम होल्ड एंड ड्यू कोर्स का प्रिंसिपल लगा के कहेंगे कि अगर उन दोनों को नहीं पता बेचारों को, तो उनका कोई कसूर नहीं, वो पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। शोएब गलत आदमी है। जी, नॉट नेगोशिएबल क्या, कहाँ लिखा हुआ सवाल में? नहीं तो चेक है ना, उस पे कहाँ लिखा हुआ है कि वो नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ था उस पे? नहीं तो मतलब आपके पास अगर मसाला खत्म हो जाए, 3 नंबर है, 3 नंबर के लिए इतना भी बहुत है। अगर मसाला बिल्कुल खत्म हो जाए तो आप कहें अगर उस पे यूं लिखा होता तो यूं सोचते, वो यूं लिखा होता तो यूं सोचते। वो इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ओए होए। In view of provision of Negotiable Instrument Act 1881, comment on the type and validity of each of the following instruments signed by Rahul. वाह, राहुल ने जो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं आप बताएं इनकी टाइप कौन सी है और ये वैलिड है या नहीं। नुमान प्लीज पे टू मेहरीन 1 लाख रुपया। क्यों प्लीज है? हो सकता उसने मतलब गुस्से में कहो, मैं वही कह रहा हूँ ना। तो ये आप क्यों खुद ही से कह रहे हैं कि प्लीज का मतलब हमेशा एक रिक्वेस्ट ही है? अब यहाँ पे इख्तलाफ हो सकता है। आप ये कहें कि अगर ये टोन जो है वो ऑर्डरिंग टोन है, अगर ये टोन, जैसे हो सकता है कि एक बच्चे पे मुझे गुस्सा है, मैं कहूँ यार प्लीज आप तो क्लास से बाहर चले जाएं, तो मैं को रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, मैं उसे कह रहा हूँ निकल जा भाई, दफा हो जाए। तो हर प्लीज का मतलब उतना प्लीज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अब डिबेट हो सकती है। आप कहें चूंकि ये प्लीज है तो ये रिक्वेस्टिंग टोन है, ऑर्डरिंग टोन नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और अगर आप दूसरी तरफ आए तो आप कहें कि इफ द टोन इज एन ऑर्डर, चूंकि सवाल के आपको लहजा नहीं समझ आ रहा है, अंग्रेजी लिखी हुई है, तो इसका दोनों तरफ जवाब दे सकते हैं। वैसे वर्ड प्लीज डाल देने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो कंफर्म एक रिक्वेस्ट बन गई। कई दफा प्रोफेशनल लैंग्वेज में आप इस तरह के कंसिडरेबल वर्ड्स यूज करते हैं, थोड़ा सा यू एटीट्यूड के लिए, जरा प्यारे से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नुमान, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूंगा इफ यू मेड इट कन्वीनियंट टू पे 100,000 टू मेरीन। अब तो लेट ही गया ना बिल्कुल ही कि बस आपसे बस बिनती है, मुअद्दबाना सी गुजारिश है। देखिए मैं बड़ा कोई आखिरी को शुक्रगुजार रह जाऊंगा अगर आप ना, अगर बहुत ही कोई सहूलत से अगर आपको ₹1,00,000 अब नजर आ रहा है। देखिए ना, रिक्वेस्ट की टोन नजर आती है। इसके बाद ऊपर वाला अब हमें जरा ऑर्डर लगना शुरू हो गया, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वो रिक्वेस्टिंग टोन में आ गया। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये कोई बहुत मुनासिब बात नहीं हो रही। I acknowledge myself to be indebted to Numan in ₹100,000 to be paid on demand for value received। ये आखिरी जुमला लिख के उसने सारा मजा खराब कर दिया। अभी तक वो कह रहा था मैं मकरूज हूं, और आप फौरन से कह देते कि ये सिर्फ मान रहा है कि मकरूज हूं, लेकिन उसने मानते मानते वादा भी कर डाला। मैं एक्नॉलेज करता हूं कि मैं नुमान का मकरूज हूं और मैं डिमांड पे उसको ये पैसे दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक तरह का प्रॉमिसरी नोट बना दिया, आपने कह दिया कि मैं ये डिमांड पे देने का इरादा कर रहा हूं।
आई प्रॉमिस टू पे मेहरीन, मैं मेहरीन को पैसे दूंगा, और ऑर्डर या उसके कहने पे 1 लाख 6 days आफ्टर नुमान्स डेथ। वो नुमान जिसने पैसे देने थे ना, उसी को, ऊपर वाले केस में देखे नुमान बेचारे ने पैसे देने थे, बल्कि तीनों केसेस में नुमान का इंडेप्टेड था, तो इसने नुमान को गायब करने के लिए मेहरीन को बीच में ले आया, उसने कहा जी मैं आपको पैसे दे दूं वो मर जाए। तो यहाँ पे जो है ना वो नजर आ रहा है कि एग्जामिनर भी ना बनाते बनाते थोड़ा शरारती हो रहा था। जल्दी से ऊपर चलते हैं, बहुत कम वक्त है। होल्ड एंड ड्यू कोर्स को एक्सप्लेन करें 3 नंबर के लिए। इससे ऊपर वाला सवाल, पेमेंट एंड ड्यू कोर्स को एक्सप्लेन करें। वेरी गुड, वक्त कितना है पता है, बाकी अपना अगले टीचर भी मारेंगे हमें। चलें, ये 2 सवालों का उधार सही, क्योंकि इस पे ना थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। कल की क्लास मिस करने के बारे में नहीं सोचना, कल काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा चैप्टर 1 को लेके। पेपर में किसी भी चैप्टर से सवाल आए ना आए, चैप्टर 1 से फॉर श्योर आना है, क्योंकि वो अकेले चैप्टर का 5 नंबर का एक वेटेज एरिया है।